तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे अक्टूबर या फिर दिसंबर 2021 MTP1 लॉ का। देखिए, क्वेश्चंस दो टाइप से पूछे जाते हैं लॉ में, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का तो आप सीधे लिख देंगे, जैसे व्हाट इज कंसिडरेशन पूछ दिया तो उसको डायरेक्टली आप डिफाइन कर देंगे। लेकिन कभी जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक स्टोरी की तरह दिया होता है, उसको कैसे आंसर लिखना है, तो उसका जो है वो एक ही तरीका जो सबसे ईजी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको प्रोविज़न लिखना है। ठीक है, प्रोविज़न। तो प्रोविज़न में आपको क्या लिखना है, प्रोविज़न में आपको चैप्टर, जो जिस चैप्टर से लिया गया है वो, और जो टॉपिक लिया गया है वो, यानी कि जब आप केस पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें साफ़ हो जाती है कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस लॉ से लिया गया है। ठीक है, कौन सा एक्ट जो है इसमें लगेगा, और ये टॉपिक क्या पूछा है। ठीक है, वहीं प्रोविज़न में तो चैप्टर आ गया और टॉपिक आ गई। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, वो लिखना है आपको फैक्ट। फैक्ट मतलब समरी ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो भी कहा है ना उसका समरी हमें फैक्ट में लिख देना है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है हमें। कंक्लूजन मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या जवाब चाहता है। तीन वे में आपको लिखना है, पहला कि कौन सा चैप्टर से लिया गया, दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन फाइनली पूछ क्या रहा है। ठीक है, तीन वे में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपीयर होगा स्क्रीन पे, देखिए उसमें साफ पूछ रहा है, क्या पूछा है कि राहुल जो है वो सुपरमार्केट जाता है, किस लिए, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए। यहाँ से चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट यहाँ पे लगेगा। ही सिलेक्ट्स ब्रांडेड वॉशिंग मशीन हैविंग अ प्राइस टैग ऑफ 15,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000। कह रहा है कि वहीं वो देखता है एक वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया, वहाँ पे एक देखा कि एक वॉशिंग मशीन है जिसका प्राइस 15,000 है आफ्टर डिस्काउंट, मतलब 3,000 के डिस्काउंट के बाद। तो ठीक है, फिर क्या होता है कि राहुल जो है वो कैश काउंटर पर जाता है पेमेंट देने के लिए, लेकिन वहीं कैशियर कहता है कि सर आपको डिस्काउंट 3,000 वाला नहीं मिलेगा, यानी कि आपको 18,000 देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट कल के लिए ही था, यानी पिछले कल के लिए, आज वो एक्सपायर हो गया है। फिर क्या है, देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टुडे, आज से कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब आपको 18,000 देना है, ऐसा कैशियर बोला। तो राहुल कहता है कि नहीं, मैं तो 15,000 ही दूंगा। फिर क्या होता है, स्टेट द रीजन्स वेदर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 राहुल कैन इन्फोर्स द कैशियर टू सेल एट डिस्काउंट प्राइस 15,000। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है लिया गया वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया। तो प्रोविजन में आप क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप रुक जाइए, अब टॉपिक देखिए क्या है। टॉपिक कह रहा है कि वो पेमेंट करना चाहता था और सामने वाला बोला कि नहीं, हम इतने में नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेट जो है वो एक्सपायर कर गया डिस्काउंट का, आपको डिस्काउंट वाला पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो वहीं हम देख रहे हैं कि राहुल कह रहा है कि नहीं, हम तो वो देंगे नहीं। तो ये टॉपिक किस चीज़ का है, ये तो समझ में आ गया कि हाँ चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया। अब टॉपिक कैसे पकड़े, देखिए टॉपिक साफ यहाँ पे क्लियर है कि एक कह रहा है कि हाँ ऐसा करें, प्राइस टैग वो देखा है। पहली बात देखिए कि प्राइस को देखकर वो सोच रहा है कि अब हमें इसी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है। राहुल क्या देखा, वो देखा कि हाँ इतना प्राइस इस पे लिखा हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है उसी प्राइस पे, जबकि क्या वो एक्चुअल में ऑफर है? नहीं, वो ऑफर नहीं है। ऑफर क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेट कर लेते हैं सेलर से, ठीक है, सेलर या कैशियर से किसी बात को आप कम्युनिकेट कर लेते हैं और वो एग्री कर जाता है, तब वो ऑफर कहलाता है। सामने वाला ऑफर दिया आपको, लेकिन प्राइस टैग अगर उस पर लगा हुआ है किसी सामान पे, तो आप उसको उतने में ही नहीं खरीद सकते। ऐसा थोड़ी है कि आप उससे कम्युनिकेशन किए हैं कभी, नहीं ना। इसमें राहुल डायरेक्ट गया, उतना प्राइस देखा हुआ है, कहा कि डिस्काउंट में हमको दो। कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ था कि हाँ इतना डिस्काउंट पहले से लगा हुआ है, ऐसा कैशियर के साथ वो बात तो नहीं किया पहले से, वो तो सीधे आया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। तो ये टॉपिक साफ पता चल रहा है कि इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर था, मतलब किसी भी चीज़ पर जो प्राइस का टैग लगा रहता है ना, वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, ऑफर क्या होता है? तो जैसे कि देखिए किसी भी चीज़ का प्राइस टैग लगा हुआ है कि हाँ ये इतनी का है, ठीक है, अब उसको आप परचेज करने गए, तो उसको अगर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है, सेलर आपको एग्री करने के लिए कहता है या कैशियर आपको पेमेंट करने के लिए कह रहा है, तो वो ऑफर हो गया, अब आप पे कर सकते हैं। लेकिन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर क्या है कि आप वहाँ पे सिर्फ देखे हैं, ठीक है, आप सिर्फ चीज़ों को देखें और आप खुद ही समझ लें कि हाँ ये ऑफ़र है, लेकिन वो ऑफ़र नहीं है, वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। वो चाहता है कि आप उसके साथ बात करें,
ठीक है, और बात करके ही डिसाइड होगा प्राइस। तो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर क्या है कि इसमें एक क्रिएशन ऑफ ऑफर है, यहाँ पे आप ऑफर क्रिएट करते हैं। आप प्राइस टैग लाइन देखें, आप गए और सामने वाला जो सेलर है उसको हम कह रहे हैं कि हाँ भाई इतना में दोगे कि नहीं दोगे, तो ये क्या हो गया, उसको हम कह रहे हैं कि तुम ऑफर दो हमको और हम उसको परचेज करेंगे, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ ऑफर है। लेकिन अगर ऑफर की बात करें तो ऑफर क्या है, क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आप क्या होता है कि ऑफर के बाद सीधा आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्या इनविटेशन टू मेक एन ऑफर के बाद परचेज करेंगे, नहीं। इसमें एज ए एक्सेप्टर, एज ए बायर मान लीजिए, आप फोर्स नहीं कर सकते सामने वाले को कि तुम मुझको बेचो ही, लेकिन जब आप उससे बातचीत कर लेंगे ना तब जाकर वो ऑफर बनेगा। तो प्राइस टैगलाइन जो देखा है राहुल, वो क्या है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है। वो इसलिए है कि आप आए, सेलर के साथ बात करें, खरीदें उस सामान को। वो कोई ऑफर नहीं है जिसके साथ आप उसी प्राइस पे खरीद लेंगे सीधे, पहले आपको कम्युनिकेशन करना होगा। तो वही बात लिखा हुआ है। तो देखिए क्लियरली हम बात करते हैं, प्रोविजन किस चैप्टर से था, वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर इज डिफरेंट एज कंपेयर टू ऑफर। ठीक है, कैसे है, invitation to make an offer is just a creation of offer, and here acceptor cannot force party to form a contract। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ऑफर इज ए क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो हेयर एक्सेप्टर कैन फोर्स पार्टी या फिर ऑफरर टू साइन एंड बेंड द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, ये जो टॉपिक पर लिखा गया था उसी को हम डिफाइन किए हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड है और किस चैप्टर से लिया गया। बेसिकली जो एक्ट होता है वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। अब फैक्ट देखते हैं। वो तो बात हो गया कि ऑफर और इनविटेशन टू मेक एन ऑफर कैसे अलग है, जो क्वेश्चन में बात हुआ है उसी पर हम डिफाइन कर दिए। प्राइस टैग था तो समझ में आ गया कि प्राइस टैग तो ऑफर नहीं है, वो तो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो सकता और किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। वहीं फैक्ट मतलब क्वेश्चन में हुआ क्या, तो राहुल जो है वो सुपरमार्केट गया वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, वहीं वो प्राइस टैगलाइन देखता है और जिसमें डिस्काउंट लगा हुआ होता है, लेकिन उसका तो टाइम एक्सपायर्ड हो गया रहता है। तो राहुल कहता है कि मुझे डिस्काउंट अलाउ करके मुझे सामान लेना है, लेकिन वहीं जो कैशियर है वो कहता है कि नहीं इतने में नहीं देंगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा, क्या वो खरीद पाएगा। तो देखिए वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है, सिंस प्राइस टैग इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ ऑफर एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो सिर्फ ऑफर का क्रिएशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, वो क्रिएशन ऑफ ऑफर है। सो एक्सेप्टर राहुल कैन नॉट फोर्स कैशियर टू सेल एट द 15,000 एंड ही हैज़ टू पे 18,000। 15,000 पे नहीं खरीदेगा, उसे 18,000 देना होगा। या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि डिस्काउंट का जो डेट है वो तो एक्सपायर हो गया है, तो क्या राहुल अभी भी उस पर खरीद पाएगा, नहीं। तो ये भी वही बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए जो फैक्ट में हम बातें लिखते हैं ना वो बिल्कुल क्वेश्चन ही उतारते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या था वो पहले देखिए फैक्ट में कि राम लिमिटेड कंपनी हैविंग 10 करोड़ पेड अप कैपिटल। ठीक है, राम लिमिटेड कंपनी है जिसका 10 करोड़ पेड अप कैपिटल है, इंक्लूडिंग 7 लाख इक्विटी एंड 3 लाख प्रीफरेंस शेयर। इतना इक्विटी है 7 लाख और 3 लाख उसका जो है वो प्रीफरेंस है। और एट द रेट 100 मतलब 3 लाख का 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 करोड़ और 7 करोड़, यानी कि टोटल 10 करोड़ उसका शेयर्स है, जिसमें लखन प्राइवेट कंपनी जो है वो 3 लाख इक्विटी होल्ड करती है। ये जो 7 लाख इक्विटी है ये 3 लाख इक्विटी होल्ड कर रही है। ठीक है, एंड 3 लाख प्रीफरेंस, और 3 लाख प्रीफरेंस भी जो है वो होल्ड करती है। किसमें, राम एंड कंपनी में। क्या राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी ऑफ लखन, क्या वो लखन की सब्सिडरी है। देखिए राम कंपनी का जो 6 लाख शेयर्स है, 3 लाख इक्विटी और 3 लाख प्रीफरेंस, इसको होल्ड कौन करता है, वो लखन। तो क्या लखन जो है इसका होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, क्या राम लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी है। तो देखिए सब्सिडरी होने के लिए कुछ केसेस होती हैं। ठीक है, क्या क्या केसेस होती है उसको हम प्रोविजंस में देखते हैं। देखिए इस पूरे फैक्ट यानी पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, यानी कि कंपनी चैप्टर से। तो देखिए प्रोविजंस में हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि कंपनी चैप्टर से लिया गया है।
सब्सिडरी की बात किया वहाँ पे, तो डिफाइन करेंगे हम सब्सिडरी को। सब्सिडरी कंपनी इज ए कंपनी हुज, क्या होता है, वोटिंग राइट मोर देन हाफ इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। मतलब जो राम लिमिटेड कंपनी है, अगर इसका जो मोर देन 50% इक्विटी है, ठीक है, अगर वो होल्ड कर रहा है लखन कंपनी, तो वो होल्डिंग कंपनी है और राम सब्सिडरी हो जाएगा। या फिर कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इन होल्डिंग कंपनी, या फिर अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, या तो उसके पास वोटिंग राइट है मोर देन हाफ, या फिर वो डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा हो। मीन्स व्हेन वोटिंग राइट अगर हाफ से ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो किसी और कंपनी के द्वारा, तो जिस कंपनी का वोटिंग राइट और डायरेक्टर्स दूसरे के कंट्रोल में हो, वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। मतलब इसी का जो है वो डायरेक्टर्स और वोटिंग राइट किसी और कंपनी ने ले रखी है। ये तो बात हमने डिफाइन कर दिया। अब कंक्लूजन हमें क्या लिखना है, जैसे कि देखिए फैक्ट में तो हम बात कर लिए कि इसका जो इक्विटी था वो कितना था, वो 7 लाख, यानी कि 7 लाख था, जिसमें 3 लाख जो है वो लखन कंपनी हेल्ड किया। वहीं इसका जो 3 लाख प्रीफरेंस था, वो पूरा प्रीफरेंस जो लखन कंपनी जो है हायर किया। तो क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, तो देखिए 1/2 या फिर उससे ज़्यादा होता है, 1/2 और मोर देन 1/2 ऑफ इक्विटी इज नॉट हेल्ड बाय लखन एंड कंपनी। क्या था कि आधा से ज़्यादा जो है इक्विटी शेयर हेल्ड करना चाहिए, तभी जो है वो एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी बन पाएगी। तो क्या वो किया, नहीं। जैसे कि देखिए 7 लाख जो उसका इक्विटी था, उसने इक्विटी हेल्ड कितना किया, ये 3 लाख। तो 7 लाख का 3 लाख कितना है, 50% से लो है, यानी कि ये सब्सिडरी राम लिमिटेड कंपनी कभी भी सब्सिडरी नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि प्रीफरेंस तो 3 लाख में 3 लाख प्रीफरेंस वो ले लिया था लखन, तो उससे कोई मतलब नहीं प्रीफरेंस से, हमें इक्विटी से मतलब रहता है। अगर हम सब्सिडरी देख रहे हैं तो इक्विटी से मतलब रहता है। तो इक्विटी तो उतना लिया नहीं है, ठीक है, इक्विटी तो 50% से ज़्यादा है नहीं, 7 लाख का 50% 3,50,000 होता है, ठीक है। लेकिन लखन कितना ऑन करता है, 3 लाख। तो क्या ये सब्सिडरी कहेगा राम, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ लखन एंड कंपनी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा था कि एक्सेप्शन ऑफ सेविएट एम्पटोर। तो देखिए सेविएट एम्पटोर क्या है, ये कहता है सेविएट एम्पटोर कि बायर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा अगर सामान गलत उसको मिला है। तो ये कहता है सेविएट एम्पटोर कि एज ए बायर आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए, या फिर आप जब सामान परचेज करें तो उसको आपको देख रेख करनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन थे। अगर मान लो कि हम कुछ सैंपल दिए हों कि सर इससे मैच करके दीजिए, और अगर फिर भी वो गलत देता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर। या फिर कोई बहुत ब्रांडेड बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए पूमा कंपनी, और उसके पास हम गए, वो बहुत इज्जतदार कंपनी है, सामान खरीदा और वो कुछ गलत सामान दे दिया, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद पूमा कंपनी होगी। क्यों, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, और उससे गलती हुई है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि हम किसी शॉपकीपर के पास गए और बोले कि भैया कोई अच्छी चीज़ अपने तरीके से दे दो, मतलब कोई अच्छा सा मुझे जो है वो जूते चाहिए, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा मुझे दे दो, मतलब ऐसा दे दो कि मुझे घाटा ना हो। लेकिन शॉपकीपर आपको अगर गलत दे देता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, शॉपकीपर होगा। क्यों, क्योंकि आप उस पर बिलीव किए, ठीक है, उस पर बिलीव किए, उसके ओपिनियन पे, उसकी जो है एबिलिटी, उसका नॉलेज पे आप जो है वो बिलीव किए थे, तो उसी के अनुसार आपको जो है वो सामान मिलना चाहिए था। नहीं मिला तो शॉपकीपर या फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल है। वही मर्चेंटेबिलिटी, गुड्स जो है वो मर्चेंटेबिलिटी होनी चाहिए, मर्चेंट जो हम चाहते हैं वैसा, ठीक है। या फिर अगर हम सैंपल दिए हैं कि मुझे ऐसा गुड्स चाहिए तो मुझे वैसा ही गुड्स मिलनी चाहिए। अब मैं चावल लेने गया और मैं दिखाया कि भैया ऐसे चावल चाहिए, तो वैसा ही चावल मिलना चाहिए, ठीक है। सेल बाई सैंपल। फिटनेस एज टू क्वालिटी, क्वालिटी में होना चाहिए, ठीक है। हम सामान लेने गए तो ऐसा थोड़ी कि कोई हमको सामान बिल्कुल ही क्वालिटी लेस दे देगा और बोलेगा कि नहीं मैं तो आपको अच्छा सामान दिया हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम सैंपल दिए और डिस्क्रिप्शन भी कि भैया ये देखिए सैंपल, और ये देखिए मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन में उसको दिया कि ऐसा चाहिए, वो ऐसा नहीं देता है, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये था सेविएट एम्पटोर का एक्सेप्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी जो था वो सेकेंड का फर्स्ट वो भी डायरेक्ट था, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिंपली आप समझें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है,
वो 1 तारीख से 10 तारीख में कंप्लीट होने वाला है, और ये किसके बीच में हुआ है? ए एंड बी के बीच में। तो मान लीजिए कि 1 से 10 तारीख के बीच में क्या होता है कि ए जो है ए को बी को सामान देना था, 10 तारीख को सामान देना था, ठीक है। 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि ए जो है वो बी को सामान देगा। अब बी क्या कर रहा है कि कह रहा है कि भाई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो कहीं भाग जा रहा है बार बार वो, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं ए जो है वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको। तो ये क्या हो गया? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो टाइम तो है 10 तारीख का, देखिए 8 तारीख को हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है वो इंडिया छोड़ के भाग रहा है, या फिर कुछ सामान का उपलब्धि नहीं करवाया जो हमको चाहिए था। तो मतलब लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाएगा 10 तारीख को, तो उससे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब टूट जाना, कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है एक्चुअली में, लेकिन एंटीसिपेटरी, ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि सामने वाला पार्टी के एक्शन देखकर, उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर, उसकी बातों से ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं फुलफिल करेगा। तो ये सब जो है इसी को कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसमें आप लिखा है कि व्हेन अ पार्टी डू करता है या फिर और सीम्स लाइक ही और सी इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा लगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा, या फिर वैसा वो पूरा नहीं करने की सोच रहा है, तो उस केस को क्या कहते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन एंटीसिपेटरी ब्रीच एनी वन पार्टी रिफ्यूजेज टू गिव द परफॉर्मेंस। कोई एक पार्टी जो है ना वो परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्यूजेज टू गिव द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द फुलफिलमेंट पीरियड कम। जब मान लीजिए 10 तारीख को फुलफिल करना था और 8-7 तारीख को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं करेगा, तो उसी को कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे देखिए, इसका इफेक्ट पूछा था, तो मान लीजिए हम साइन किए थे किसी के साथ और वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? पहला तो कि हम ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है, पहला तो यही केस बनता है कि हाँ छोड़ो भाई, जब तुम फुलफिल करोगे नहीं तो चलो हम एग्राइव्ड पार्टी हैं, हमें दुख हुआ है, हम कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और क्या कर सकता है? तो एग्राइव्ड पार्टी मतलब कि जो फुलफिल करना चाहता है बेचारा, यानी कि जिसे दुख हुआ कॉन्ट्रैक्ट को हटने से, वो ही कैन क्लेम अगेंस्ट बेनिफिशियरी पार्टी हु हैज ऑलरेडी बीन। मान लीजिए कि सामने वाले को हम 10,000 पहले ही दे दिए थे कि भाई तुम ये काम कर देना, वो काम नहीं किया तो 10,000 हम वापस ले ही लेंगे। उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तुम कर रहे हो पूरा, तो हमारा लाओ पैसा। एग्राइव्ड पार्टी कैन स्यू द डिफॉल्ट पार्टी थ्रू लीगल एविडेंसेस। हाँ कॉन्ट्रैक्ट तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो ना, रुको मैं तुम पे केस कर दूंगा, ऐसा भी वो कर सकता है एग्राइव्ड पार्टी जिसको ठेस पहुंचा है। एग्राइव्ड पार्टी कैन क्लेम फॉर डैमेजेज विच ही और सी हैज सफर्ड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है एक पार्टी, उससे तो कुछ ना कुछ तो इसको दिक्कत हुई होगी, तो उसकी डैमेजेज के लिए भी वो क्लेम कर सकता है। और क्या कर सकता है? एग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू फॉर द इंटरेस्ट। बिल्कुल, कुछ दिन आप टाइम लिए हैं, अगर मान लीजिए पैसे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आप बहुत दिन टाइम ले लिए हो, पैसे उसको वापस नहीं किए, तो उसको तो इंटरेस्ट भी मिलता है पैसे पे, तो वो इंटरेस्ट के लिए भी आप पर केस कर सकते हैं, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। एग्राइव्ड पार्टी कैन क्लेम फॉर स्पेशल डैमेजेज विच इफ इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन। कर कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर ये चीज़ लिखा गया है कि कुछ स्पेशल डैमेजेस भी एक पार्टी को देना होगा अगर वो फुलफिल नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज़ देना होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो उसमें था कि एलएलपी जो है वो क्या करती है कि एलएलपी गिव्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी, और क्या करती है वो? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप। यानी कि एक तो वो क्या कर रही है कि कंपनी को लिमिटेडिटी जो होता है कि मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहने दे रही है, दूसरी बात जो फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप में प्रोवाइड करे है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो देखिए वो कैसे कर रही है दोनों एस्पेक्ट में। पहला एस्पेक्ट है कि एलएलपी गिव्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी। यहाँ पे क्या होता है कि सभी पार्टनर्स जो हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी के लिए होते हैं, ठीक है, उनका लायबिलिटी उनके पैसे के अनुसार होता है, जितना वो कंट्रीब्यूट किए हैं उतने के लिए वो लायबल होते हैं। एंड देर इज़ नो म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, एक जो आदमी है वो दूसरे को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टनर अगर एक मेंबर गलत किया
तो सामने वाले सभी को गलत डिक्लेयर किया जाएगा। पार्टनरशिप में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है एलएलपी में। और क्या होता है, विच कुड बिंड ईच पार्टनर्स फॉर दियर एक्ट्स, और एक्ट करके हो सकता है कि एक काम करे पार्टनरशिप में और सारे बदनाम हो, या फिर सारे कोशिश किए, वे नहीं किया था बेचारा तो वही बदनाम हो गया उन लोगों के काम से। तो एलएलपी इन सब चीज़ों को हटा देता है, ठीक है। और क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो भी होते हैं वो क्या होता है, वो एक बिंड रहते हैं, बंधन में। तो ये एलएलपी क्या किया, उसको फ्लेक्सिबल कर दिया। कैसे, ईच पार्टनर्स आर फ्री टू गिव देयर ओपिनियन एंड नो वन इज रीड एज लाइक पार्टनरशिप। किसी को ऐसा नहीं मतलब बताया गया है कि तुम ओपिनियन नहीं दे सकते। पार्टनरशिप में नहीं दे सकते थे, वहाँ पे आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड था, ठीक है। आपको कितना भी पैसे देना पड़ सकता था, आपका अपना ओपिनियन वहाँ पे कितना भी आप दें, जो सभी डिसाइड करेंगे वही एक्सेप्टेबल होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपना भी राय रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप सेपरेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई हेड नहीं है पार्टनरशिप की तरह। वहाँ पे क्या था कि एक जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, या सभी मिलकर किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी होता था। वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। तो दोनों एस्पेक्ट देखने कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है पार्टनरशिप में, क्यों, पार्टनर्स फ्री हो जाते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और वहीं लिमिटेड लायबिलिटी कर देता है कंपनी की तरह, ठीक है। अब देखते हैं 2 का 3। 2 का 3 में पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस पूछा था। तो देखिए, पार्टनरशिप में हम जानते हैं कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स हैं तो वो कितना भी चीज़ों के लिए लायबल हो सकते हैं, लेकिन कंपनी में लिमिटेड होता है। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 होनी चाहिए ना। और वहीं देखें कंपनी में तो 7 से अनलिमिटेड होते हैं, ये पब्लिक कंपनी में होते हैं, और 2 से 200 होते हैं प्राइवेट में। ये क्या हो गया, ये पब्लिक कंपनी की होगी, ठीक है। और इसमें 2 to 100 होता है। वही म्यूचुअल एजेंसी इसमें होता है, लेकिन वहाँ पे कोई एजेंसी नहीं होता है। यहाँ पे ये क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइंड है पार्टनरशिप, और कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट में डिफाइंड है। यहाँ पे कोई कॉमन सील नहीं होता, यहाँ पे कॉमन सील होता है कंपनी में। ईच पार्टनर्स आर लायबल फॉर द एक्ट ऑफ वन और ऑल, लेकिन यहाँ पे कोई किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होता। तो ये डिफरेंस था उसमें। वही 3 का 2 अगर आप देखें तो उसमें क्या बात करता है, उसमें बात करता है कि रोहन जो है वो अपना गुडविल रोहित को सेल कर देता है, ठीक है। लेकिन वो अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट के तहत सेल करता है। कैसे सेल किया है वो, देखिए, वो जो है वो ग्रोसरी चलाता है दिल्ली में, ठीक है। और वो क्या करता है कि अपना गुडविल 5 लाख में, एक गुडविल वर्थ 1 लाख टू रोहित फॉर सम ऑफ 5 लाख, ठीक है। 1 लाख में वो बेच देता है। किसको, वो बेचता है रोहित को। रोहन जो है वो रोहित को अपना गुडविल बेच देता है, ठीक है। और बेचने के बाद जो है वो एग्रीमेंट करता है। कैसा एग्रीमेंट करता है कि तुमको मैं गुडविल दिया हूँ, मेरे जैसा कंपनी या फिर जो भी मेरे जो ग्रोसरी है दिल्ली में, वैसा तुम कभी भी अगले 10 साल तक बिजनेस नहीं चलाओ। देखिए, अगर आप अपना गुडविल दिए हैं तो अच्छी बात है, आप किसी को रोक सकते हैं, लेकिन अगले 10 साल तक कह रहा है कि इंडिया में कहीं भी तुम बिजनेस नहीं चलाना, क्या ये रीजनेबल जो है वो रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है? देखिए, रेस्ट्रिक्शन टू ट्रेड सही है गुडविल के केस में, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तुम 10 साल तक कहीं भी इंडिया में नहीं चलाओगे। ये रीजनेबल है? नहीं, अनरीजनेबल है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन रोहन क्या करता है कि वो खोल लेता है उसी सिटी में 2 ही महीना बाद और चलाने लगता है। तो वो कहता है कि नहीं, हम तो तुमको रेस्ट्रिक्शन दिए थे ना, अब तुमको ये चीज़ बंद करना होगा। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो देखिए, ये किस चैप्टर से लिया गया, सबसे पहले ये समझिए। तो ये नीचे तो लिख दिया है कि 1872 से, और ये भी समझ में आ रहा है कि गुडविल की सेल की बात हो रही है और उसी से रिलेटेड बिजनेस चलाने की बात हो रही है। यानी कि ये जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से, तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड करने के लिए रोका जा रहा है उसको कि 10 साल तक तुम नहीं करना। तो टॉपिक क्या आ गया, चैप्टर तो आ गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और टॉपिक क्या आ गया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो देखिए,
फैक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे साफ हम यही लिखे हैं कि रोहन जो है वो अपना गुडविल रोहित को सेल किया और वो अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट के तहत सेल किया है। ठीक है, अब देखिए फैक्ट तो देख लिया, अब इसमें कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा अब आप वो देखिए। तो प्रोविजन हम समझ गए कि ये जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है, वो 1872 से, और टॉपिक क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। साफ लिखें कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। ठीक है, वॉइड है, आप किसी को नहीं रोक सकते बिजनेस के लिए, बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इन केस ऑफ गुडविल, अगर आप अपना गुडविल किसी को दी है तो आप रोक सकते हैं। हम किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, पहली बात समझिए। लेकिन अगर हम अपना नाम, अपना सब कुछ दे रहे हैं उसको कुछ करने के लिए, तो हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ स्टार्टिंग सेम बिजनेस बाय ए पर्सन इज वैलिड। ठीक है, अप टू अ रीजनेबल कंडीशन। कह रहा है कि वैलिड तो है, ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन एक रीजनेबल जो है वो रिस्ट्रिक्शन अगर हम उस पर डालें तभी जो है वो ये वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर उस पर हम ऐसा कहें कि गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज यूज्ड बाय अदर इन अनरीजनेबल मैनर, हम उसको गुडविल तो दिए लेकिन अनरीजनेबल कंडीशन उसके सामने रख दिए, तो ये वॉइड है भाई, आप ऐसा नहीं रख सकते। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाइए, आप अपना गुडविल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बेचारा कुछ कर ही ना पाए। ऐसा अगर आप करेंगे तो उसे जो है कोर्ट जो है वो वॉइड कर देगा। तो देखिए, इस पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद ये बात तो उस पर लिखा हुआ था कि 1872 से लिया गया है। ठीक है, दूसरी बात हमें समझ में आया कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और उसका एक्सेप्शन हम बता दिए। ठीक है, अब फैक्ट तो हम जान ही रहे हैं अभी कि क्या क्या हुआ है, वो लिख देंगे फैक्ट में। और कंक्लूजन में पूछा था कि व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल विद रोहित रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए रोहित के पास क्या क्या जो है वो राइट्स है। तो देखिए रोहित बेचारा गुडविल परचेज किया है, ठीक है, और रीजनेबल कंडीशन उसके सामने रखा जाता तो उसको फुलफिल करना इसका जो है वो काम रहता, लेकिन यहाँ पे जो है वो अनरीजनेबल यहाँ पे कंडीशन उसके सामने रखा गया है। देखिए कंक्लूजन में क्या लिखे कि सिंस रिस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय रोहन इज अनरीजनेबल है, सो रोहित कैन कैरी हिज बिजनेस, उसके पास राइट है कि वो बिजनेस कैरी कर सकता है। एंड दियर एग्रीमेंट वॉज वॉइड, उनका एग्रीमेंट वॉइड था। अब इसके पास राइट क्या है कि वो एग्रीमेंट जो है वो जो उसके सामने किया वो कैंसिल हो गया, वो गलत है, वो बिजनेस कैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अनरीजनेबल क्लेम के तहत उसको फंसाया जा रहा था। ठीक है, कहा गया था कि 10 साल तक तुम पूरे भारत में बिजनेस ही नहीं करना, लो मेरा गुडविल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कोई भी जो ऑनर नहीं है वो बेटर टाइटल नहीं दे सकता। मान लीजिए कि आप सेलर हैं और आप सामान चलाते हैं, आप सामान बेचते हैं, तो आप ही जो है वो अच्छी जो है वो सच्चा जो टाइटल है वो दे सकते हैं। यानी कि आप जो सामान बेच रहे हैं सच में उसका मालिक आप ही बना सकते हैं दूसरे को। मतलब मैं अगर मालिक हूँ किसी सामान का तो उसको बेच रहा हूँ, तो अगर वो मेरे से ही खरीदेगा तो ही उसको जो है वो अच्छा टाइटल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो है पूछ रहा है कि एक्सेप्शन क्या है। कह रहा है कि कुछ केसेस हैं जिसमें हम ऑनर तो नहीं होता है लेकिन फिर भी सामान का मालिक कोई और हो जाता है और सही में बन जाता है। जैसे कि हम सामान खरीदें और सामने वाले से, और सामने वाला मालिक नहीं है, फिर भी हम अगर परचेज किए तो हमको वो मालिकाऊ मिल गया। देखिए क्या क्या कैसे कोरियर, क्या कोरियर वाला जो हमारे पास सामान पहुंचाता है क्या सामान उसका होता है? नहीं, लेकिन कोरियर वाला हमें बेटर टाइटल दे देता है ना। बेटर टाइटल का मतलब है कि ओनरशिप उससे मिल जाता है हमें। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि फिर सेलर कहेगा कि नहीं तुझे तो मेरा कोरियर वाला दिया था, हम तुम्हें दिए हैं नहीं ना, तो तुम बायर नहीं हुए, मेरा गुड तुम नहीं परचेज किया, लाओ मेरा गुड से। नहीं, ऐसा होता है ना, बिल्कुल नहीं होता। कुरियर वाले केस में नहीं होता। तो ये क्या है, ऑनर है? नहीं। तो नॉन ऑनर के केस में क्या बेटर टाइटल मिल सकता है, यही डिफाइन करना चाहिए। तो देखिए कोरियर वाला दे देता है, पहला हो गया। दूसरा एजेंट, अगर कोई सेलर एजेंट अपॉइंट किया है कि नहीं भाई मेरा सामान तो पहुंचा देना, तो वो एजेंट अगर पहुंचाता है या कुछ काम करता है सेलर के बिहाफ पे, तो ये आपको रियल ऑनरशिप दे देता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सेल बाय ए पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर प्रोहिबिटेबल एग्रीमेंट, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है और सामान रखा हुआ है। मान लीजिए मैं किसी से सामान खरीदा हूँ और मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, मैं भी पैसे नहीं दिया हूँ, ज़बरदस्ती उससे चाहे जैसे भी सामान ले लिया हूँ, तो उसको अगर हम सेल कर रहे हैं किसी को, तो वो बेचारा को तो नहीं पता, तो वो खरीदेगा तो उसको क्या रियल टाइटल मिलेगा, रियल ओनरशिप मिलेगा? बिल्कुल उसको मिलेगा। उसे क्या पता कि हम किससे सामान लिए थे पहले। सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर मुझे कहीं कोई सामान गिरा हुआ मिला, अगर हम उसको लेकर फिर सेल कर देते, बेच देते, तो खरीदने वाले को तो गुड टाइटल ही मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अ पर्सन हु वाज वेब्ड एज ए ओनर बाय ओनर,
करके एक, मान लीजिए हम मालिक हैं किसी सामान के और कोई खरीदने आया मेरे पास, तो मैं बोल दिया कि ये लो, ये राजीव है ना, ये तुमको दे देगा और तुम सामान ले लेना। तो राजीव जब देगा, जबकि वो ऑनर नहीं है राजीव, फिर भी गुड्स जो है वो ऑनरशिप आपके पास आराम से आ जाएगा, क्योंकि सेलर ही उसको ऑनर बता दिया है। और अगर अनपेड सेलर है वो भी आपको रियल टाइटल देगा। मान लीजिए मैं 10,000 में लैपटॉप बेचा, ठीक है, और सामने वाला जो है वो मुझे 1,000 ही दिया है, ठीक है, या फिर नहीं दिया है, तो मैं उसको उस लैपटॉप को लेकर किसी और को बेच सकता हूँ, और जो खरीदेगा आपकी में उसको रियल ओनरशिप मिलेगा। परचेज इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या है कि विश्वास करके परचेज कर लिया कोई, कि हाँ भाई मैं मान लीजिए कहीं से चोरी का सामान लाया था, लेकिन सामने वाला क्या किया, मुझ पर विश्वास कर लिया कि नहीं नहीं लड़का अच्छा है, ये इसी का है, लाओ भाई दे दो हमें, तो मैं उसको दे दिया, तो उसके पास रियल टाइटल जाएगा। या फिर सेल बाय वन फ्रॉम ज्वाइंट पर्सन्स। देखिए 10 लोग एक साथ कहें कि मैं तुमको लैपटॉप दूंगा, ठीक है, तो कोई एक आदमी भी उसमें से अगर हमको दे देता है तो मैं ऑनर बन जाऊंगा। तो ये था 3 का 2, जिसमें लिखा था कि ऑनर तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन नॉन ऑनर होकर आपको रियल टाइटल दे रहे थे। ये सारे केस में नॉन ऑनर जो है वो एक्चुअल ऑनर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऑनरशिप दे रहे थे। अब देखिए 4 का 1 देख लिए हम लोग, ठीक है। अब 4 का जो 1 देख लिए, अब 4 का 2 देखिए। 4 का 2 क्या कह रहा है कि रोहन क्या है, सोहन, रोहन और जय पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ठीक है। और क्या होता है कि द फर्म इज डीलर इन ऑफिस फर्नीचर, वो लोग ऑफिस फर्नीचर का काम करते हैं। अब क्या होता है कि वो लोग जो है वो एक साथ एबी कंपनी जो है, MS एबी एंड कंपनी जो सप्लाई करती है इनको फर्नीचर, उससे इनका जो है वो डील होता है, ठीक है। तो 30 जून को ये लोग डील करते हैं। 30 जून को सॉरी क्या होता है कि इनका जो जय एक पार्टनर है वो रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। रोहन, सोहन और जय 3 पार्टनर्स थे, जिसमें जय मर जाता है एक एक्सीडेंट में। तो अब बचा कौन, रोहन और सोहन। तो रोहन और सोहन क्या करते हैं कि वो ऑर्डर करते हैं MS जो एबी कंपनी थी उससे फर्नीचर सप्लाई करने के लिए, और वो सप्लाई कर देती है फर्नीचर, ठीक है। तो जब सप्लाई कर देती है तो वो उस टाइम सप्लाई करती है जब वो मर गया होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 25 मई को, कब, जब जय जिंदा था। नाउ सोहन एंड रोहन कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म्स नेम आफ्टर जयस डेथ। कह रहा है कि जय तो मर गया, उसके मरने के बाद भी बिजनेस चल रहा है और फर्म कोई नोटिस नहीं दिया है कि जय मर गया है। जबकि वो लोग क्या है कि अबाउट जयस डेथ टू द पब्लिक और द पर्सन्स डीलिंग विद द MS कंपनी एंड डिलीवर्ड फर्नीचर। कह रहा है कि MS जो कंपनी थी, MS एबी एंड कंपनी, वो डिलीवर कर दी फिर फर्नीचर बाद में 25 जुलाई को। और जय का जो डेथ था वो लोग जानते थे कि जय मर गया है, MS एबी कंपनी जानती थी। लेकिन क्या होता है कि फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, कोई बचा ही नहीं, किसी के पास कुछ नहीं बचा देने को। जो बाकी रोहन सोहन भी बचे थे वो लोग भी इंसॉल्वेंट हो गए। तो पैसे तो वो MS एबी कंपनी को मिला नहीं, मिस एबी कंपनी को। तो अब क्या हुआ कि वो केस फाइल की है प्राइस रिकवर के लिए। तो अब आप बताइए कि क्या जय का प्राइवेट एसेट भी लायबल होगा। देखिए यहाँ पे साफ क्वेश्चन है, क्योंकि जय मर गया था तो कोई मरा हुआ का प्राइवेट एसेट्स कभी भी नहीं यूज किया जा सकता। वो जब तक जिंदा था उसका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका प्राइवेट एसेट कभी यूज नहीं किया जा सकता। तो देखिए पार्टनरशिप चैप्टर से लिया गया है। एक चीज़ आप समझ रहे हैं, इसका इंडियन साफ लिखा गया है। और टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है ज्वाइंट पार्टनर्स। क्यों ज्वाइंट पार्टनर्स, क्योंकि ABC तीनों कंपनी था, तीनों फर्म थे, एक साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म तैयार किए थे, और तीनों ही जो है वो सप्लायर से फर्नीचर सप्लाई करवाते थे। और जय जो है वो मर गया बेचारा, और फिर वो लोग सप्लाई करवाए और फिर उन दोनों के पास कुछ बचा ही नहीं देने को। तब जो है वो कंपनी जो सप्लायर वो केस कर दी, मुझे पैसे चाहिए। तो कह रहा है कि क्या जो मर गया है उसका भी प्राइवेट एसेट यूज होगा, तो नहीं यूज होगा, क्योंकि वो मर गया है तो उसका लायबिलिटी जिंदा रहने तक ही था, क्योंकि सामान जो है वो बाद में सप्लाई हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है उसको, तो बेचारा मर चुका था। अब देखिए प्रोविजन क्या इसमें यूज होगा। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ डीड पार्टनर इज ओनली लायबल अप टू कब तक, व्हेन ही वाज अलाइव, और व्हेन ही और सी इज डिपार्टेड
मीन्स हीज और हर लाइबिलिटी विल नॉट बी फर्दर, क्या है, विल नॉट बी फॉर फर्दर ट्रांजेक्शन, फर्दर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होगा अगर वो मर जाएगा। तो जिंदा जब तक है तब तक वो लायबल है। आफ्टर हिज डेथ मीन्स इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स आर अनलिमिटेड अनटिल ही और सी डिपार्टेड फ्रॉम पार्टनरशिप, जब तक वो मर नहीं जाता उसका अनलिमिटेड होता है। वेदर इट्स नोटिस इज गिवन और नॉट, वो मर गया तो नोटिस मिले या नहीं, हम उसका प्राइवेट एसेट थोड़े यूज करेंगे, वो जब तक जिंदा था तभी तक उसकी चीज़ उसका जो है वो हम लेबल कर सकते थे किसी भी चीज़ के लिए, वो मर गया तो नहीं कर सके। ठीक है, अब फैक्ट में तो हम जान गए कि क्या क्या हुआ है, तीनों साइन के कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो लोग सप्लाई करवाते थे सामान। अब क्या हुआ कि बाद में एक मर गया, तो जब वो मर गया तो क्या उसका प्राइवेट एसेट भी यूज होगा? नहीं होगा। तो उसी चीज़ को आगे हम देखते हैं। फैक्ट में क्या है, हम टोटल क्वेश्चन की समरी को लिख देते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे वो लोग किसी एक सप्लायर से फर्नीचर सप्लाई करवाते थे, फिर एक पार्टनर मर गया, फिर बाकी के जो थे वो पैसे देने लायक नहीं बचे, तो जो मर गया क्या उसका भी प्राइवेट एसेट यूज होगा? इसी का हमें आंसर देना है। कंक्लूजन, नो। क्या उसका प्राइवेट एसेट यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जय का प्राइवेट प्रॉपर्टी विल नॉट बी लायबल एज पर दी एबव प्रोविजंस, नहीं हो सकता लायबल हो। प्रोविजन में ऊपर बता दिए हैं क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो जब तक जिंदा था तभी तक उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड था। क्योंकि वो मर गया है, चाहे नोटिस मिले या ना मिले, वो मर गया, लायबिलिटी उसका खत्म हो गया अनलिमिटेड वाला। ठीक है, अब जितना उसका प्रॉफिट था मिलना था उसी में से आप जो है वो काट सकते हैं, उसके प्राइवेट एसेट नहीं ले सकते। अब देखिए 5 के 1 का जो क्वेश्चन है अब वो देखते हैं। 4 का 2 देख लें, 5 का 1 देखिए। पी जो है वो एक शॉप चला रहा था, किस चीज़ का? वॉशिंग मशीन का। अब मिस्टर क्यू जो है उसके शॉप में आए, वॉशिंग मशीन के लिए पूछें। ठीक है, कैसा वॉशिंग मशीन? जो वुलन क्लॉथ के लिए यूज हो। ठीक है, सोच लीजिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि वुलन क्लॉथ के लिए वो वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते थे, वो साफ बता दिए। कौन? मिस्टर क्यू। तो मिस्टर पी जो है उनको एक मशीन दिखाएं। क्यों उसको कहा कि ठीक है दे दीजिए, जब वैसा है ही वुलन क्लॉथ के लिए तो दे दीजिए। फिर बाद में क्या होता है कि क्यू को दे दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है उसका वॉशिंग मशीन। लेकिन देखता है क्यू कि ये तो अनफिट है, ये तो वुलन क्लॉथ को वॉश करने के लिए है ही नहीं, ये तो गलत किसी और तरह के क्लॉथ को वॉश करता है। तो वो तुरंत जो है वो मिस्टर पी के पास आता है और कहता है कि आप गलत सामान हमें दे दिए। तो पी कहता है कि नहीं नहीं, हम तो इसे एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आपको सामान दे दिए ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया भाई। ठीक है, आप हमको पेमेंट कर दिए, मैं आपको सामान दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। अब सामान अच्छा गया या गलत गया वो आप समझिए। तो लिखा है कि साथ यहाँ पर देखिए प्रोविजंस दे दिया है कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिस्कस वेदर मिस्टर पी इज राइट इन रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज द वॉशिंग मशीन। क्या वो सही है? देखिए अगर आंसर दिया जाए तो नहीं, वो सही नहीं है भाई। तुमको वुलन क्लॉथ के लिए वो बोला था तो तुम वुलन क्लॉथ ही दोगे ना। मतलब समझिए, नीचे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो लिख दिया, मतलब प्रोविजन ये तो समझ में आ गया कि किस चैप्टर से होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। अब कौन सा प्रोविजन, कौन सा टॉपिक होगा? तो टॉपिक वहाँ पे साफ लिखा गया है कि वो अपना जो है वो विलिंगनेस दे दिया था, अपना सैंपल जो भी आप कहें वो चीज़ दिखा दिया था। तो सेवियर टेम्पटोर क्या कहता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं वो एक्सेप्शन ऑफ सेवियर टेम्पटोर की हो रही हैं। कैसे? क्योंकि उसी में जो है ना वो बताया गया है कि कब कब बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बायर रिटर्न नहीं कर पाएगा, और कब कब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा और सेलर को रिटर्न करना होगा। ये सेवियर टेम्पटोर की बात हो गई। तो वही जो है वो हम प्रोविजन में लिखे होंगे। देखिए कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेवियर टेम्पटोर सेज दैट अ बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिफेक्टिवनेस इन गुड्स। ठीक है, ही सी हैज़ बॉट विदाउट इंस्पेक्शन, किसी भी प्रकार की गलत गुड्स उसको मिला है, अगर वो बिना चेक किए खरीदा था तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर बायर अब सैंपल दे दिया था और फिर भी उससे उसका गुड्स मैच नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मैं कोई चीज़ दिखा दिया कि भाई ऐसा मुझको दो, और अगर वो ऐसा नहीं दे रहा है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी चीज़ गलत दे दिया और हम उसको कुछ और दिखाए थे, वो कुछ दे कुछ और दिया, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा ना। अगर हम उसको सैंपल दिए तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम सेल बाय रेपुटेटेड बिजनेस, अगर वो बहुत इज्जतदार
बिजनेस है उसके पास हम गए कि हाँ आपका रेपुटेशन बहुत हाई है, मुझे ये चीज़ दीजिए, पूमा कंपनी है, ठीक है, हम उसके पास गए कि मुझे पूमा कंपनी का ये चीज़ चाहिए, चाहे वो चीज़ चाहिए, या फिर हम चुप ही रहे बोले कि शूज़ लेने आए, तो पूमा कंपनी रेपुटेटेड कंपनी है, उसको पूमा का ही सामान देना चाहिए, हमें गुड क्वालिटी ऑफ गुड देना चाहिए। अगर मैं उसके सामने मैं गया कि जूता तो फटा हुआ जूता दे दे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये केसेस हो गए कि इन केसेस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो वो बता दिया था कि मुझे ऐसा वुलन क्लॉथ चाहिए, ठीक है, वो अपना सैंपल और डिस्क्रिप्शन दे दिया था, जिस सैंपल की हम बात कर रहे हैं सैंपल तो दे दिया कि हमें ऐसा चाहिए, लेकिन क्या वो ऐसा दिया? नहीं दिया, वो तो कुछ और वॉशिंग मशीन दे दिया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वहीं हम फैक्ट में लिखे हैं कि क्यू जो है वो पी के शॉप में जाता है, वो वुलन क्लॉथ के लिए पूछता है, ठीक है, वो सामान जो है वो उसके घर पे पहुंचाया जाता है वॉशिंग मशीन, लेकिन गलत सामान रहता है। अब वो कहता है कि नहीं रिटर्न करो, और सेलर कहता है कि नहीं हम रिटर्न करेंगे। तो कंक्लूजन कहता है कि क्या वो उसे रिटर्न करना चाहिए। तो देखिए मिस्टर पी हैज़ टू आइदर एक्सचेंज द गुड्स, उसे सामान को रिटर्न तो करना ही होगा, या फिर रिफंड द अमाउंट दैट इज रिफंड द अमाउंट ऑफ दैट अनफिट वॉशिंग मशीन, करके यहाँ तो वो सामान को एक्सचेंज करेगा, या फिर जो गलत सामान उसको डिलीवर किया उसका वो पैसे देगा। साफ तौर पे ये हम उधर बता दिए कि क्यों देगा, क्योंकि सैंपल बायर दे दिया था, मिस्टर क्यू बता दिया था कि वुलन क्लॉथ के लिए मुझे चाहिए, और यहाँ पे दिया कुछ और, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर होगा। लेकिन वहीं अगर वो मांगता कि वुलन क्लॉथ के लिए दीजिए, वुलन क्लॉथ के लिए उसको दिया जाता और उसको काम रहता कि किसी और टाइप के क्लॉथ का, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? बायर। क्यों? क्योंकि वो जो स्पेसिफिकली सैंपल दिया उसी के अनुसार उसको सामान मिला। अब वो गलत दे या सही दे, इससे हमारा क्या मतलब? वो जिस प्रकार का सैंपल देगा वैसा ही सेलर उसको प्रोवाइड करेगा ना। लेकिन इस केस में वुलन क्लॉथ के लिए कहा था और ये कुछ और प्रोवाइड कर दिया था, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर। अब सेलर को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब 5 का 2 देखिए, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर ऑफ कंपनी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि चार्टर ऑफ कंपनी है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है कि जैसे आप डीड पढ़े होंगे, एग्रीमेंट या फिर डीड, पार्टनरशिप डीड, वही है मेमोरेंडम एसोसिएशन कंपनी के लिए। इसमें क्या है कि नाम भी लिखा रहता है कि कैसा बिजनेस है, कितना इसकी क्षमता है, क्या क्या ये ले सकता है, क्या क्या दे सकता है, कितना इसके मेंबर्स की लायबिलिटी, टोटल चीज़ इसमें लिखा रहता है। इसीलिए इसको कहता है चार्टर ऑफ कंपनी। तो क्यों कहा जाता है, इसके कंटेंट्स को हम बताते हैं। देखिए पहला है कि एमओए कंटेंट दी ऑब्जेक्टिव, कैपेसिटी एंड ऑल ऑपरेटिव डिटेल्स ऑफ कंपनी। ये सब कुछ इंक्लूड करता है। क्या क्या? नेम क्लॉज, पहले तो कि नेम ऑफ कंपनी, की कंपनी का एक्चुअल में नाम क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है वो भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे कि पहला तो क्या नेम क्लॉज, दूसरा हो गया लायबिलिटी ऑफ कंपनी, कि एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बताता है कि कितना लायबिलिटी है किस कंपनी का, वो चीज़ के बारे में, कितना लायबिलिटी का कैपेसिटी है, कितना पैसा ले सकती है, वो बताता है क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कितना इसके पास लायबिलिटी है, ये क्या करती है, लायबिलिटी का टोटल चीज़ जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताती है। वहीं ऑब्जेक्टिव क्लाउज अब ये बताती है कि ये कंपनी करती क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये भी लिखा रहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है कंपनी का। और फोर्थ पॉइंट देखिए, मेमोरेंडम तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। वहीं कैपिटल क्लॉज, किसके पास कितना पैसा है कंपनी के पास, ये भी डिस्कस किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब देखिए एसोसिएशन क्लॉज की ये क्या करता है कि टोटल डिटेल देता है कि कितना शेयर कितने शेयर होल्डर्स के द्वारा रखा गया है एसोसिएशन क्लॉज। तो जान गए आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या, टोटल डिटेल, मेन जो है पार्टिकुलर डिटेल एक कंपनी का वो बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही 5 का 2 आप लोग देख लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब 6 का 1 देखिए, 6 का 1 जो है वो ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि एक्सप्लेन द टर्म कोर्सियन अंडर एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोर्सियन। देखिए कोर्सियन क्या है कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए गोली बंदूक या फिर मर्डर का धमकी देकर, उसी को कहते हैं कोर्सियन। तो इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, अगर किसी से हम साइन करवा लिए तो बाद में वो जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमारे पास केस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यही सब बताना है। तो देखिए कोर्सियन इज डिफाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें डिफाइंड है। इसमें क्या है कि व्हेन अ पर्सन फिजिकली थ्रेटन समवन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट बाय शोविंग गन, गन देखा कर या मर्डर या फिर सुसाइड किसी भी चीज़ का धमकी देकर, देन इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट
एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट टेकन, उस पार्टी के तहत जिसका कंसेंट नहीं लिया गया, ठीक है, उसके तो पिस्टल दिखाकर साइन करवाया गया, तो क्या उसका कंसेंट लिया गया? नहीं। हुज कंसेंट वाज नॉट टेकन एंड इट इज कॉल्ड कोर्सियन वेयर फ्री कंसेंट वाज नॉट टेकन, यही कोर्सियन है। इसमें क्या होता है? फ्री कंसेंट नहीं लिया गया होता है। तो इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? देखिए, एनी कंट्रैक्ट इन कोर्सियन आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट टेकन, जिसका कंसेंट आप नहीं लिए वो इसको वॉइडेबल, उसके अनुसार ये वॉइडेबल है, इसको वो वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अभी किया नहीं है, लेकिन आगे चलकर मान लीजिए किसी से आप पिस्टल दिखाकर साइन करवा लिए, आगे जाकर वो कोई लीगल एक्शन लेता है तो वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड भी करवा सकता है जो आपको साइन करवा लिए कि हाँ तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, साइन करता नहीं तो गोली मार दूंगा। साइन वो कर दिया, लेकिन आगे जाकर जब वो कोर्ट में केस करेगा तो आप फंस सकते हैं। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवा देगा कि नहीं, हम जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो वाइडेबल है। और क्या हो सकता है कि जो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो ख़त्म कर देगा बेचारा, ठीक है, साइन जो आप गलत से करवाएं। अग्राइड पार्टी कैन स्यू दी पार्टी, आपको ऊपर केस भी वो करेगा। और क्या क्या करेगा कि अगर आप उससे कुछ ले लिए, बंदूक दिखाकर कुछ सामान ले लिए उससे, तो आपको वो सामान देना पड़ेगा। और 6 का जो 2 क्वेश्चन है उसमें वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि व्हेन डज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक प्लेस। देखिए, डिसोल्यूशन कब कब होता है, तो 2 हम लोग केस पढ़े हैं कि एक तो बिना कोर्ट के आए ही डिसोल्यूशन हो जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग बंद कर देते हैं। तो कब कब, देखिए कोर्ट जब नहीं आता है तब कैसे कैसे। अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था कि जैसे ही ये चीज़ हम लोग को मिल जाएगा ना, हम लोग बंद कर देंगे पार्टनरशिप। तो वो चीज़ अगर मिल जाता है, वो अगर एम मिल जाता है उनका ऑब्जेक्टिव, तो फिर तो पार्टनरशिप चलाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो पार्टनरशिप खत्म। दूसरा केस में कैसे ख़त्म होगा पार्टनरशिप? मान लीजिए कि कोई रिलेशन था उनके बीच में, ठीक है, कोई एग्रीमेंट वो लोग बनाए कि ठीक है इस एग्रीमेंट के तहत वो काम करेंगे। अब जब वो एग्रीमेंट और रिलेशन ही ख़त्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑल पार्टनर्स व्हेन डिसाइड टू एंड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन, करें कि कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा पार्टनर इनकेपेबल, और बाकी जो है वो लोग सोचे कि चलो छोड़ो हम लोग भी नहीं चलाते हैं, बंद ही कर देते हैं, तो बंद कर सकते हैं। व्हेन अ कंडीशन कम विच इज इंटरवेनिंग टू स्टॉप द फॉर्म, करके ऐसा कंडीशन आ गया जो कि फॉर्म को चलने नहीं दे रहा है, तो कहेंगे पार्टनर्स की ओहो ऐसा हो गया यार, छोड़ो नहीं हम लोग चलाएंगे, बंद कर दो। कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, मान लीजिए बाढ़ आ रहा है बहुत और कंपनी जो है वो पानी में फंस जा रही है, बार बार डूब जा रही है, सारे सामान लॉस्ट हो जा रहा है, तो सोचेंगे कि बंद कर देते हैं, तो लोग बंद कर देंगे। क्या इन सभी केसेस में कोर्ट आई? कोर्ट नहीं आई, खुद से ही हम लोग बनाए और खुद से ही कैंसिल कर दिए। एक और केस आता है नोटिस, हम लोग एक दूसरे को नोटिस देंगे भाई बंद कर दिए। अब देखिए कोर्ट कैसे बंद करेगा आपका पार्टनरशिप फॉर्म? अगर आप ऐसा कोई पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, लोगों के हित में है ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर देगा कि बंद कर दो इस पार्टनरशिप को, डिस्ट्रॉय कर दो, तोड़ दो। दूसरा केस है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉ को तौहीन करना है। आप ठीक है, आप काम कर रहे हैं बिजनेस में, अब बंदूक सप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो लॉफुल है नहीं, लीगल नहीं है, तो आप यहाँ पे लॉ को क्या कर रहे हैं? आप दबाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो है आपको पार्टनरशिप यहाँ पे कोर्ट बंद कर देगा। और भी है इलीगल पर्पस है, कोई भी इलीगल धंधा आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो कोर्ट कहेगा कि बंद करवाओ इसे, जारी दे देगा नोटिस, आपका बंद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, इनकेपेबल हो जाते हैं, तो कोर्ट कहेगा कि छोड़ो इसके तो कोई पार्टनर काम के लायक है ही नहीं, लगातार इसका बिजनेस लॉस में चल रहा है, बंद करवाओ इसे, बंद करवा देगा। 6 का जो 3 क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए। इसमें था कि 5 पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन है एक कंपनी का जिसका नाम है फ्लावर फैंस लिमिटेड, और वो सभी जो है वो एक बोट पर चढ़कर वो किसी सी के जो है वो मज़े लेने के लिए वो लोग प्लेजर ट्रिप के लिए जा रहे थे। 5 मेंबर्स हैं फ्लावर फैंस लिमिटेड कंपनी का, और वो लोग सी से मतलब नदी जो होता है, सी का जो ट्रिप होता है, जो वो लोग नाव में बैठकर घूमने जाते हैं, वो लोग घूमने गए थे। और क्या हो गया कि बोट जो है वो डूब गया और 5 मर गए। बताइए, वो 5 जो है वो मेंबर्स थे क्या है, फ्लावर फैंस लिमिटेड कंपनी का, और 5 डूब के मर गए बेचारे। तो कह रहा है कि इज द प्राइवेट कंपनी फ्लावर फैंस लिमिटेड नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, क्या वो कंपनी भी डूब गई उन लोगों के साथ? देखिए कंपनी तो अलग चीज़ है भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी इसीलिए कहा गया। अगर आप एक बार
कंपनी के मेंबर बन जाते हैं तो आप मर जाएं, पूरे मेंबर्स मर जाएं, कंपनी नहीं मरती। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका अलग ही एग्जिस्टेंस होता है, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, तो वो तो डूबेगी नहीं। तो पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन की, इज द प्राइवेट कंपनी फ्लावर्स लिमिटेड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस? क्या वो एग्जिस्टेंस में नहीं है? गलत, वो एग्जिस्टेंस में है। क्यों? क्योंकि इसको मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता, ये सेपरेट लीगल एंटिटी में रन करता है। और देखिए फर्दर इट इज करेक्ट टू से, क्या ये कहना सही होगा कि क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है सो इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इस पर केस भी नहीं किया जा सकता? क्या ये सही है? देखिए ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आर्टिफिशियल पर्सन है वो, तो वो केस कर भी सकता है और इस पर केस किया भी जा सकता है। और क्या है कि ये जो है ये प्रॉपर्टी रख सकता है अपने नाम पर। कंपनी जो है उसके पास कॉमन सील है, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है, लोन भी ले सकता है, तो ये सब कुछ कर सकता है वो। तो यही हमें बताना है। क्या बताना है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। देखिए कंपनी एक्ट 2013 तो समझ गए कि इसी से लिया गया, लेकिन प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या वो अलग है या नहीं है? तो देखिए सबसे पहले प्रोविजन कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग है, एंड परपेचुअल सक्सेशन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ। तीनों बात लिख दी। आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है यानी कि लॉन्ग टर्म ये रहता है, और क्या है ये? सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, साइन भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, केस कर सकता है और इस पर भी केस हो सकता है। मैंने टोटल बातें जो भी क्वेश्चन पूछी थी वो सारे टॉपिक को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब फैक्ट हुआ क्या है? देखिए बड़े शॉर्ट में मैंने लिखा कि 5 मेंबर्स थे कंपनी के, अब वे लोग जा रहे थे किसी प्लेजर ट्रिप के लिए और सभी मर गए। तो क्या होता है कंक्लूजन में जो पूछा था फर्स्ट जो था ए कि क्या कंपनी भी डूब के मर गई उन लोग के साथ? तो नहीं, सिंस कंपनी पॉजेज परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस है, एंड कंपनी विल नॉट बी डिजॉल्व्ड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑल मेंबर्स। परपेचुअल सक्सेशन है इसके पास, और क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मेंबर्स मर गए तो इसको कोई उससे लेना देना नहीं है, ये जो है वो कंपनी रन ही करेगा। दूसरा है कि क्या वो कंपनी प्रॉपर्टी नहीं ऑन कर सकती, केस नहीं कर सकती? तो गलत है। वो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ इसको बनाता है, तो ये प्रॉपर्टी भी रख सकता है, ये केस भी कर सकता है और इस पर भी केस हो सकता है। तो अब आप पढ़ लिए टोटल, ये था MTP1 2021 का अक्टूबर या दिसंबर का। अब देखिए हमने टोटल देख लिया, टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे सब कुछ। अब लास्टली एक बात करेंगे अच्छे से कि प्रोविजंस, फैक्ट और कंक्लूजन, ये 3 चीज़ों में हमको कैसे लिखना है। देखिए जो हमारा प्रोविजन होता है ना, प्रोविजन सबसे पहले जो हम लिखते हैं टॉपिक प्रोविजन, उसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले चैप्टर नाम, चैप्टर ही लिखेंगे क्योंकि एक्ट कहें या चैप्टर कहें, CA फाउंडेशन के अनुसार जो है वो चैप्टर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हम चैप्टर ही जानते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम आप लिख दिए, ठीक है। इसमें टॉपिक को आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। टॉपिक डेफिनेशन, आप टॉपिक को इसमें डिफाइन कर दीजिए। और आपको क्या करना चाहिए इसमें, और इसमें जो है वो आप निगेटिव पॉइंट, निगेटिव एस्पेक्ट, ये अगर आप लिख देते हैं तो हो जाता है। जैसे ऑफ़र के बारे में पूछ रहा है तो आपको ये भी लिख देना चाहिए कि अगर वो ऑफ़र नहीं हो तो क्या होगा, ये प्रोविज़न में आपको लिखना है। लेकिन दूसरा आता है फैक्ट, ये सभी हम उस चीज़ के लिए लिखवा रहे हैं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं या लॉ बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको ठीक समरी लिख देना है। किसका? समरी ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसका आपको यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ समरी दे देना है। वो लाइट के कारण अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, आई एम गेटिंग। और लास्ट में कंक्लूजन, थर्ड पॉइंट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको यस या फिर नो यही लिखना है।
तो ये आप देख लीजिए अच्छे तरीके से कि आपको जो वो कैसे लिखना है आंसर। ये तीन ही टॉपिक में आपको लिखना है, प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन। प्रोविजन मतलब चैप्टर और टॉपिक को डिफाइन कर देना है, और उसके निगेटिव एस्पेक्ट मतलब अगर हम उसको डिफिनेशन दे रहे हैं तो उसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, अगर हम डेफिनेशन उल्टा लेके चले तो क्या होगा। समरी लिख देना है फैक्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो, और कंक्लूजन में कि होगा कि नहीं होगा जैसा क्वेश्चन पूछे। ये हो गया। अब देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे MTP2। क्या डिस्कस करेंगे, MTP2, और वो होगा दिसंबर 21 का। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। और हाँ, अगर हम फिर से समरी की बात करें, सारे जो क्वेश्चंस थे, जो टोटल, अब हम समरी की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन है उसको फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था कि वॉशिंग मशीन खरीदने गया था और बिना उस पर डिस्काउंट पहले का था और उसी डिस्काउंट पे खरीदना चाहता था, क्या वो खरीद सकता था? नहीं खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर था, वो बस पैसा जो दिखा रहा था वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है। अब बात थोड़ा ही कर ली है कि वो ऑफर हो गया, अब तो सेलर से भी बात नहीं की है, तो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है, वो ऑफ़र नहीं है। तो आप जो है वो 18,000 में नहीं, 18,000 में ही आपको ख़रीदना पड़ेगा, आप 15,000 में नहीं खरीद सकते। सेलर जैसे चाहेगा वैसे ख़रीदना होगा आपको। और दूसरा था कि क्या एक सब्सिडरी है दूसरे का, फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है तो सब्सिडरी का केस पूछा था, तो उसमें था सब्सिडरी के लिए क्या होना चाहिए, 50% कंट्रोल होना चाहिए इक्विटी पर। तो इक्विटी जो था 7 लाख, और वो जो है सामने वाली कंपनी वो 3 ही लाख ली थी, उसको लेना चाहिए था 3,51,000, यानी कि 3,00,000 से ज़्यादा, तब वो होती होल्डिंग और ये होता सब्सिडरी। लेकिन क्योंकि इक्विटी 50% से ज़्यादा नहीं है तो वो जो है वो सब्सिडरी नहीं कहलाएगा। वहीं पे लिखा हुआ था सेवियर टेम्पटर का एक्सेप्शन देना था। सेवियर टेम्पटर मतलब बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन मतलब सेलर कब रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं 2 का 1 हम देखें कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसका मतलब साफ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम उससे पहले ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है कि फुलफिल नहीं किया जाएगा, ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा दिख रहा है, तो इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट था कि LLP जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंपनी के लिए और पार्टनरशिप के केस में। फिर हम देखें कि पार्टनरशिप और कंपनी दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे हम लोग देखें कि एक आदमी जो है वो अपना गुडविल सेल कर दिया, लेकिन सामने वाले के पास ऐसा कंडीशन रख दिया कि वो जो है वो बिजनेस नहीं करेगा पूरे भारत में 10 साल के लिए, तो इसमें क्या क्या केसेस होगी। तो देखिए ये तो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो अनरीजनेबल जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो क्या वो ऐसा लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। तो सामने वाला बिजनेस क्या वो कर पाएगा 10 साल के लिए या फिर बाद में? हाँ, वो कर पाएगा बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्शन जो है वो अच्छा अगर वो लगाता है ताकि तुम 1 महीने के लिए नहीं कर सकते बिजनेस, तो अच्छा था। लेकिन 10 साल के लिए बैन कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। अब वो कहीं भी बिजनेस कर सकता है, जो कोर्ट है वो अलाउ कर देगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हम लोग देखें कि जिसमें था कि कुछ केसेस बताने था जहाँ पर कोई एक्चुअल ऑनर तो नहीं है गुड्स का, सामान उसका नहीं है, फिर भी आपको ऑनरशिप वो दे देता है, आप मालिक बन जाते हैं, तो उसका हम लोग केस पढ़े। फिर हमने देखा कि 3 पार्टनर हैं, एक मर गया बेचारा, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके बाद कुछ सामान सप्लाई किया गया जो फर्म को, तो पूछा जा रहा है कि क्योंकि वो फर्म का ही मेंबर था और कोई उसका नोटिस नहीं दिया गया था मरने का, तो क्या उसका प्राइवेट एसेट भी हम लोग यूज कर लेंगे बिजनेस में? तो नहीं हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मर गया था तो उसका लायबिलिटी तो डिस्चार्ज हो गया है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन देखें 5 का 1, तो उसमें था कि कोई एक पी है जो वॉशिंग मशीन का कंपनी चला रहा है। क्यों कहा कि हमें ऐसा वॉशिंग मशीन चाहिए जो विलन क्लॉथ के लिए अच्छा हो, लेकिन सामने वाला कुछ गलत सप्लाई कर दिया, तो मिस्टर क्यू कहा कि नहीं तुम्हें इसको रिटर्न करना होगा, और पी कह रहा था कि नहीं हम नहीं रिटर्न करेंगे। तो क्या वो ऐसा कर रोक सकता था रिटर्न से? नहीं रोक सकता, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सैंपल या फिर डिस्क्रिप्शन जो है मिस्टर क्यू दे दिया था कि मुझे वुलन क्लॉथ के लिए चाहिए, लेकिन क्योंकि उसको वुलन क्लॉथ के अनुसार नहीं मिला था, तो वो जो है वो केस कर सकता है कि मुझे वुलन क्लॉथ वाला चाहिए, या फिर ये जो प्राइस पे कर दिया था पहले वो प्राइस वो वापस ले लेगा। वहीं हमने देखा कि 5 के 2 जो क्वेश्चन है उसमें था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका मतलब था कि ये जो है वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये चार्टर ऑफ कंपनी है, कंपनी का एक चार्टर है, बहुत बड़ा एक फंडा है। कैसे है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव, लायबिलिटी, सब कुछ, नाम, सब कुछ, कंट्रीब्यूशन कैपिटल, टोटल चीज़ बताता है किसी भी कंपनी का। ये क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टोटल डिस्क्रिप्शन दे देता है। वहीं हमने देखा कि कोर्सियन क्या है, ठीक है, कोर्सियन मतलब किसी को फिजिकली आप धमकी देकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं।
आगे जो था वो टॉपिक था हमारा कि डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है 6 का 2 में। तो हम लोग देखा है कि जब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है विदाउट कोर्ट, यानी कोर्ट नहीं आया, ये लोग खुद से ही कर लिए। कब? कुछ टारगेट ये लोग सेट किए थे और वो टारगेट अचीव हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गया, या फिर कुछ ये लोग कंडीशन पे कुछ टाइमिंग के लिए बनाए थे तो टाइम एक्सपायर तो खत्म हो गया बिजनेस। वहीं पे कोर्ट कब आता है? कोर्ट तब आता है जब कुछ इलीगल आप काम कर रहे हो या कोई भी पार्टनर कैपेबल नहीं हो, आपका फर्म हमेशा लॉस में चल रहा है, तो इस केसेस में जो है वो कोर्ट आपको ख़त्म कर सकता है। वहीं हमने देखा लास्ट में कि 5 मेंबर हैं वो किसी कंपनी के, और वो पांचों मर गए, तो क्या कंपनी भी मर गई? तो नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका, वो कंपनी अलग होती है किसी भी मेंबर्स से। फिर बात किया कि क्या, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको लॉ क्रिएट करता है, किसको? कंपनी को। तो क्या ये खुद के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी ले सकती है, केस कर सकती है, या इस पर केस किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी ले सकती है अपने नाम पे, इवन इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, लोन भी ले सकती है, और क्या क्या कर सकती है? इस पर केस भी किया जा सकता है, और ये खुद भी किसी पर केस कर सकती है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, जितने भी MTP1 दिसंबर 2021 का था वो सारे डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग को क्या डिस्कस करना है? MTP2 दिसंबर 2021 का, तो उसका भी डिस्कस हम करेंगे। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो हैंड रिटन प्रोवाइड होता है, तो एक्यूरेसी जो है वो अप्रोप्रिएट होता है, लिखने के तरीके को समझ जाते हैं कि लिखना कैसे है, ये इजी हो जाता है। क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ और मैं समझता हूँ कि हाँ, हैंड रिटन जो सॉल्यूशन मिलते हैं उससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि हाँ, सामने वाला बंदा ऐसे लिख रहा है तो हमें भी ऐसे लिखनी चाहिए। देखिए, पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन बताने का तरीका जो होता है ना कि लिखना कैसा है, लॉ पेपर जो है प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे MTP2 देखेंगे दिसंबर 2021 का।